हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी को रिवाइज करने जा रहे हैं। आज का रिवीजन का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ कॉन्शियस एंड जुडिशियली कैरीड आउट। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है काफ़ी सावधानी से, काफ़ी जुडिशियल वे में, मतलब काफ़ी सही तरीके से स्टार्ट किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, मैक्सिमम यूज हो सके एग्जिस्टिंग रिसोर्स का। जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है ना, उसका सही तरीके से यूज हो सके, उसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ता है। और सही तरीके से यूज क्यों करना है, तो टू फुलफिल सम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय द स्टेट। तो राज्य के द्वारा कुछ ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया गया है, कहने मतलब उसका कुछ पर्पस डिफाइन किया गया है, उसको पूरा करने के लिए। मतलब स्टेट का जो पर्पस है, स्टेट का जो सोच है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्स है उसको सही तरीके से यूज करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग ज़रूरी है। ऑन टाइम बेसिस, तो समय बेसिस पे यदि बांटा जाए तो इकोनॉमिक प्लानिंग कई तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर प्लान, एनुअल प्लान, मीडियम प्लान, प्लान हॉलीडे, ठीक है, विच ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी ऑफ द प्लान इट इंक्लूड फिक्स्ड प्लान या रोलिंग प्लान, है ना। कई तरह के प्लान हमारे कंट्री में आए हैं। तो कैसे कैसे आया है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग आज पूरा इसमें पढ़ेंगे। तो द गवर्नमेंट हैज रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन विथ अ न्यू इंस्टीट्यूशन कॉल्ड नीति आयोग। तो पहले हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जिसको हिंदी में योजना आयोग बोलते थे। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और उपाध्यक्ष इसका नियुक्त किया जाता प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। योजना आयोग की यदि अंतिम उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो मोन्टेक सिंह अहलुवालिया इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग को बनाया गया। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग विल प्रोवाइड गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल विथ रिलेवेंट स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ की एलिमेंट टू पॉलिसी। तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में एक्चुअली अंतर क्या है, जैसे आप देख सकते हैं। तो प्लानिंग कमीशन जो था अप टू बॉटम था, है ना, अप टू बॉटम था, मतलब कि ऊपर से निर्देश आता था, प्लानिंग कमीशन निर्देश देता था और नीचे लागू किया जाता था, उसको स्टेट में पंचायत में लागू किया जाता था। नीति आयोग क्या है, बॉटम टू अप है। कहने का मतलब क्या हुआ कि नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री को सुना जाता है, मतलब कि नीति आयोग का जब मीटिंग होता है वहाँ पे तो राज्यों के मुख्यमंत्री जाते हैं और उनसे कुछ एडवाइस लिया जाता है कि आप बताइए कि कैसे कर चलना है ना, आपको किस, आपके स्टेट में किस चीज़ का ज़रूरत है। तो यहाँ पे मतलब बॉटम टू अप अप्रोच लगाया जाता है, मतलब कि वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ के राज्यपाल का भी मीटिंग होता है, ठीक है, और इस तरीके से सबका सुन करके वहाँ पे कुछ उपाय निकाला जाता है। प्लानिंग कमीशन क्या होता था, ऊपर से निर्देश आता था, उसी को राज्य को फॉलो करना होता था। तो दोनों में यही अंतर है। नेक्स्ट है कि प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया में जो प्लानिंग के तहत इकोनॉमी करना है ये लिया गया है हमारे यहाँ यूएसएसआर से, ठीक है, रसिया से मेथड लिया गया है। ऐसा सोच लिया गया है कि हम लोग भी प्लानिंग के तहत चलेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि हाँ साल भर में हमको इतना कर लेना है, ठीक है। तो प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में 1951 में ही चालू हो गया था। इसके तहत फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया था, ठीक है। फर्स्ट ईयर प्लान जो था, फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लान इन इंडिया वाज मेड इन 1934। तो ऐसे देखा जाए तो इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग जो 1934 से ही चल रहा है, ठीक है। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, आप ध्यान दीजिएगा, एम विश्व वही है जो साइंटिस्ट थे, है ना। तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि एम विश्वेश्वरैया तो साइंटिस्ट थे, तो फिर इकोनॉमिक प्लानिंग कहाँ से करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सच है कि इनके द्वारा जो है 1934 में एक बुक लिखा गया था जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ऐसा इन्हीं के द्वारा बुक लिखा गया था जिसमें इंडिया को बताए थे कि इंडिया यदि आज़ाद होता है तो उसको एक प्लानिंग के तहत चलना चाहिए कि हमको इतने दिन में ये काम पूरा कर लेना है। और हालांकि पहला प्लानिंग कमीशन जो, मतलब कि पहला जो 5 ईयर प्लान था 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे कि प्लानिंग कमीशन इज द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ प्लानिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लानिंग कमीशन जो उस समय था वो सुप्रीम ऑर्गन था प्लानिंग करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, मतलब इसके लिए ना कोई कानून था ना कॉन्स्टिट्यूशन में इसका व्यवस्था किया गया था, ठीक है। ये बस एडवाइजिंग नेचर का होता था, मतलब कि प्रधानमंत्री को एडवाइस देता था। हालांकि प्रधानमंत्री इसके सारे एडवाइस को सुन लेते थे क्योंकि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे, है ना। तो अब नेक्स्ट है एनडीसी। एनडीसी क्या करता था, तो ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था प्लानिंग कमीशन को, मतलब कि कोई प्लान को ये बनाता था, ये ड्राफ्ट तैयार करता था, ठीक है। ये ड्राफ्ट तैयार करके प्लानिंग कमीशन को देता था कि हम ऐसा सोचे हैं करने के लिए, आप जो है प्रधानमंत्री को या फिर सरकार को भेजिए कि ऐसा कुछ करे, है ना। मान लीजिए कि कोई योजना चालू करना था, तो योजना का कैसे होगा, योजना में क्या क्या प्रोविजन होगा, एनडीसी तय करता था। एनडीसी प्लानिंग कमीशन को भेजता था, प्लानिंग कमीशन फिर सरकार को भेजता था, सरकार उसको लागू करवा देती थी, है ना। इस तरीके से प्रोसेस चलता था। तो एनडीसी वाज इस्टेब्लिश इन 1952, 1952 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ स्टेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। तो इसका एनडीसी का मेन पर्पस क्या था कि प्लान जो प्लानिंग कमीशन बताया है, प्लानिंग कमीशन का जो एडवाइस है उसको स्टेट सही तरीके से लागू करे, ये एनडीसी का काम हो जाता था। टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज एफर्ट एंड रिसोर्सेज सपोर्ट ऑफ प्लान, टू प्रमोट इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रमोट करना, ठीक है, ताकि कंट्री में रैपिड डेवलपमेंट हो सके। तो याद रखिए कि एनडीसी का इस्टेब्लिशमेंट 1952 में हुआ था।
द फर्स्ट प्लान, जो पहला प्लान था उसको हैरोल्ड दामोदर मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, पहला प्लान को हैरोल्ड दामोदर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। विच स्टेट मोर ऑन एग्रीकल्चर, तो जिसमें एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया, जिसमें कृषि पे जोर दिया गया। इन व्यू ऑफ लार्ज स्केल इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन द इकोनॉमी, कृषि पे क्यों जोर दिया गया, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा फसल जो है, मतलब कि अनाज हम लोग को बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन जो है इंपोर्ट कराना पड़ता था, विदेशों से खरीदना पड़ता था, और महंगाई काफ़ी ज़्यादा था अनाज का, इसलिए जो है कृषि पे जोर दिया गया। द एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द प्लान वाज एस्टिमेटेड 3.61%। तो 5 साल का जो प्लान था 51 से 56 तक, उसमें टारगेट रखा गया था कि हमको 3.61% से हमको ग्रो करना है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इतना टारगेट पूरा नहीं हो पाया था, 2.1 से ही ग्रो किया था, मतलब कि पहला प्लान फेल था एक तरीके से, है ना। टारगेट रखा गया 3.61% लाने का और आया 2.1%, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड प्लान के बारे में पढ़ते हैं, तो ये पूछा जाता है, इसको पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था, तो इसको महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं, ठीक है, इसको महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया कई बार का महालनोबिस प्लान कौन से प्लान को बोलते हैं। इसमें जो है एग्रीकल्चरल टारगेट फिक्स इन द फर्स्ट प्लान ऑलमोस्ट अचीव, तो इसमें जो है जैसे फर्स्ट प्लान में जो था कि जो बहुत तरह का टारगेट था ना, तो मेन टारगेट था एग्रीकल्चर वाला पूरा हो चुका था, ठीक है, बाकी दूसरे क्षेत्र में उतना सक्सेस नहीं हो पाया था, जैसे इंडस्ट्री वाले क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो पाया था, जिसके कारण से टारगेट अचीव नहीं हुआ था। तो ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर का टारगेट अचीव हो गया था, तो इसलिए अब कहाँ ध्यान दिया गया, अब इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया। द प्लान अचीव्ड मोर देन टारगेटेड ग्रोथ ऑफ 4.21%, तो टारगेट रखा गया था उससे ज़्यादा इसमें, मतलब इसमें टारगेट जो है रखा गया था उससे ज़्यादा इसमें आ गया था, मतलब कि डेवलपमेंट हुआ था। तीसरे प्लान के बारे में पढ़ते हैं, इसको गाडगिल प्लान भी बोलते हैं, माधव गाडगिल के द्वारा इसको तैयार किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मेक द इकोनॉमी इंडिपेंडेंट, इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाना, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र बनाना, एंड ट्राई टू बैलेंस द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में एक बैलेंस स्थापित करना, क्योंकि पहला वाले पे एग्रीकल्चर जोर दिया गया, दूसरे में इंडस्ट्री पे जोर दिया गया, तो तीसरे में देखा गया कि हमको एक एक करके नहीं बल्कि सबको एक बैलेंस्ड वे में चलना चाहिए, ठीक है। प्लान कंप्लीटली फेल किया था, तीसरा प्लान पूरी तरीके से फेल हुआ था। इसका रीजन क्या है, तो चाइना से 1962 में लड़ाई हुआ था, पाकिस्तान से 1962 में लड़ाई हुआ था, और बीच में कई बार ड्राउट आया था, मतलब कि सुखाड़ आया था, सूखा पड़ गया था, ठीक है, इस कारण से ये प्लान काफ़ी बुरी तरीके से फेल हो गया था, ठीक है। तो ये जब प्लान फेल हो गया, तीसरा प्लान जब फेल हो गया, तो फिर अब सोचा गया कि नहीं, ये इस तरह से प्लानिंग नहीं करना चाहिए, है ना। तो एक तरह से प्लान हॉलीडे मनाया गया, प्लान हॉलीडे मतलब कि इस बीच में कोई प्लान नहीं आया, तो 3 साल का प्लान हॉलीडे मनाया गया। तो तीनों साल क्या किया गया, एक एक साल का प्लान लाया गया, 1 ईयर प्लान, ठीक है, इसको एनुअल प्लान बोलते हैं। तो 3 एनुअल प्लान लाया था, ठीक है। दिस पीरियड इज कॉल्ड प्लान हॉलीडे, इसको बोला जाता है कि प्लान हॉलीडे कब मनाया गया था, तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 1966 से 1969 तक प्लान हॉलीडे था। तो 2 मेन ऑब्जेक्टिव, फोर्थ प्लान नेक्स्ट, उसके बाद फोर्थ प्लान आया था 69 से 74 तक के लिए, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वर्क ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, तो स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ करना, मतलब कि ग्रोथ रेट जो है उसको स्टेबल रखना, जैसे उसको मेंटेन रखना। जैसे देखिए कि पहला वाले में क्या हुआ था, ग्रोथ रेट अचीव नहीं हुआ था, दूसरे में अचीव हो गया था, तीसरे में भी अचीव नहीं हुआ था, है ना। तो चौथे वाले में सोचा गया कि भले ही ग्रोथ रेट को हम लोग टारगेट कम रखें, लेकिन जितना टारगेट रखें उसको पूरा कर लें, मतलब कि ग्रोथ रेट को हम लोग अचीव करें, ठीक है। और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यहाँ तक कि सेल्फ रिलायंस भी करना है, मतलब कि आत्मनिर्भर भी बनना है, ठीक है। तो फोर्थ प्लान में ऐसा तय किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद है फिफ्थ प्लान 74 से लेकर 79 तक, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था क्योंकि इमरजेंसी आ चुका था 75 में। तो लॉन्च विद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ ऑफ सोशल इंजस्टिस, सोशल जस्टिस के ग्रोथ के लिए इसको लाया गया था, मतलब कि समाज में हर वर्ग का कल्याण हो, उसके लिए जो है समाज में न्याय मिले, इस नारे के तहत इसको लाया गया था। इसका 2 ऑब्जेक्टिव क्या था, तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, ठीक है। हालांकि गरीबी हटाओ का नारा 6th प्लान में दिया गया था, तो एग्जाम में आता है कभी कभी कि गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था, तो 6th प्लान के समय दिया गया था, लेकिन इसका एक टारगेट 5th प्लान में भी था, ठीक है। इसलिए एग्जाम में जब आए तो 6th प्लान वहाँ पे लिखिएगा। द 2 मेन ऑब्जेक्टिव है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, द टारगेट ग्रोथ वाज 4.4% और अचीव हुआ था 4.8%। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि जब दूसरी बार 1974 में जब आया तो 75 में इमरजेंसी लग गया, तो उसके बाद 78 में नया गवर्नमेंट बना था। तो नया गवर्नमेंट क्या किया कि इस प्लान को कैंसिल कर दिया, 5th प्लान जो था, बोला कि हम उसको उस 5 ईयर प्लान को नहीं चालू करेंगे, हम 78 से अपना एक नया प्लान लाएंगे, ठीक है। तो उसको रोलिंग प्लान बोला गया था, उसको बोला गया रोलिंग प्लान, ठीक है। 78 से 3 साल रोलिंग प्लान आया था इस तरीके से 80 तक। फिर जब 80 में दोबारा जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट था उसमें दोबारा इलेक्शन हुआ, तो इंदिरा गांधी के द्वारा रोलिंग प्लान को कैंसिल कर दिया गया और बोला गया कि
जो भी है, मतलब कि हमारा जो 5th प्लान था 74 से 79 तक वाला, उसको हम लोग कैरी आगे करेंगे, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरीके से रोलिंग प्लान कब आया था, तो याद रखिएगा 78 से 80 के बीच में आया था, रोलिंग प्लान आया था। उसके बाद 6th प्लान के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 80 वाले इलेक्शन में। जब 80 में जनता पार्टी जब हारी थी, मतलब जनता पार्टी की जब सरकार गिरा था, तो जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, यानी आपातकाल के बाद दूसरा इलेक्शन, तो वहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा 6ठे प्लान में दिया गया था, ये याद रखिएगा। अनदर एरिया ऑफ एम्फेसिस वाज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें गरीबी हटाओ पे जोर दिया गया। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था, विच वाज टू स्ट्रेंथन फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सब कुछ को डेवलप करना था। द अचीव्ड ग्रोथ रेट जो 5.7% वाज मोर देन टारगेटेड वन, जो ग्रोथ रेट हुआ था वो टारगेट से ज़्यादा हुआ था इसमें। उसका 7th प्लान के बारे में देखते हैं। द 7th प्लान कब आया था, 85 से 90 में आया था। एम्फेसाइज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विच एम्ड एट रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इसमें मेन टारगेट क्या था, तो फूड ग्रेन को प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, और भी जो टेनेंट है किसानों के आय को बढ़ाना है ना, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ग्रोथ रेट अचीव हुआ था 6.01% का। द प्लान फॉर द बिगिनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इसके बाद जो इस प्लान के बाद इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब कि LPG रिफॉर्म जो आता है वो हुआ था इसमें। इन 1990, 1991, 92 वर 2 सेपरेट एनुअल प्लान। तो पहली बार एनुअल प्लान कब आया था, तो 66 से 69 तक 3 साल के लिए। उसके बाद 90 से 92 तक आया 2 साल के लिए। उसके बीच में रोलिंग प्लान आया था, हालांकि रोलिंग प्लान को इंदिरा गांधी वगैरह कैंसिल किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे यहाँ कब कब प्लानिंग नहीं आया है, मतलब कि इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब 5 ईयर प्लान कब कब नहीं आया है, ये भी याद रखिएगा। तीसरे प्लान के बाद 3 साल का छुट्टी हुआ था, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तीसरे प्लान के बाद 3 साल का छुट्टी हुआ था। नेक्स्ट है, यहाँ पे पढ़ते हैं कि 1990, 91 बट टू सेपरेट एनुअल प्लान फॉर्मुलेटेड। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें मेन टारगेट था एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना। 8th प्लान के बारे में पढ़ते हैं। वाज फॉर्मुलेटेड कीपिंग एंड व्यू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो इस समय LPG रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण और वैश्वीकरण, इस तरीके से इसको फॉर्मुलेट किया गया था। और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया था, है ना, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी को काफ़ी रिस्ट्रक्चर किया गया था। ये प्लान जो है राम मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है, यानी कि PV नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इसको राम मनमोहन मॉडल के नाम से जाना था। तो याद रखिएगा पहला प्लान को जानते हैं हार्वर्ड दामोदर मॉडल, दूसरा होता है PC महालनोबिस मॉडल, तीसरा है गाडगिल मॉडल। उसके बाद 3 साल का छुट्टी हुआ था, है ना। उसके बाद 8वां मॉडल को कहते, 8वां प्लान को हम लोग कहते हैं राव मनमोहन मॉडल, ठीक है। 9th प्लान के बारे में पढ़ते हैं। ये 2002 तक था, 97 से 2002 तक। वाज डेवलप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशन, इसमें 4 डायमेंशन पे वर्क करना था। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, रीजनल बैलेंस और सेल्फ रिलायंस, ठीक है। मतलब लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हो न्यू जनरेशन को, रीजनल बैलेंस यानी कि जितने क्षेत्र हैं सब आपस में बैलेंस से रहें, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बने। द प्लान टारगेटेड एनुअल एवरेज ग्रोथ 6.5% फॉर द इकोनॉमी एज ए होल एंड ग्रोथ रेट इतना एग्रीकल्चर सेक्टर। तो प्लान का टारगेट क्या था कि ओवरऑल 6.5% होना चाहिए और एग्रीकल्चर में 3.9% होना चाहिए। हालांकि रेट जो एक्चुअल ग्रोथ अचीव हुआ था 5.4% हुआ था, मतलब टारगेट से कम हुआ था। उसका 10th प्लान के बारे में पढ़ते हैं। 2002 से 7 तक टारगेटेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ 8% पर एनम। तो इसमें टारगेट किया गया GDP का जो ग्रोथ रेट होना चाहिए 8% एक साल का होना चाहिए। द प्राइमरी एम ऑफ 10th प्लान वाज टू रिनोवेट द नेशन एक्सटेंसिवली। इसका प्राइमरी टारगेट क्या था कि देश को काफ़ी रिनोवेट करना, मतलब देश को एक तरीके से नए दिशा में ले जाना है। मेकिंग इट कम्पिटेंट इनफ, इसको मतलब कि दुनिया के सामने कम्पिटेंट बनाना है, मतलब कि कंपटीशन कर सके दुनिया से, ऐसा बनाना है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अक्रॉस द ग्लोब बनाना है, ठीक है। ऑल्सो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी भी हटाना है बाई 20% बाई 2007 एंड 10% बाई 2010। द 10th प्लान अचीव्ड 7.9% ग्रोथ। तो 10th प्लान में 7.9% ग्रोथ हुआ था। उसके बाद 11th प्लान के बारे में पढ़ते हैं। 2007 से 12, इसमें क्या था, एवरेज ऑफ 9% GDP ग्रोथ टारगेट रखा गया इन द फर्स्ट ईयर एंड इन द 5 ईयर पीरियड वाज ग्रोथ ऑफ 10%। द प्लान अचीव्ड 7 ओवरऑल देखा जाए तो प्लान को 7.9% ग्रोथ रेट मिला था, ठीक है। 12th प्लान के बारे में देखते हैं। तो इसका थीम था फास्टर सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। हालांकि इसको जो है इस प्लान को कैंसिल कर दिया क्योंकि प्लानिंग कमीशन हटा करके नीति आयोग बना दिया गया था 2015 में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये प्लान जितना दिन चला उसमें 8% का ग्रोथ टारगेट हुआ था, ठीक है, इतना अचीव हुआ था। तो ग्रोथ टारगेट ऑफ प्लान इज 8%, सॉरी अचीव नहीं, इतना टारगेट किया गया था। हालांकि ये प्लान तो कैंसिल कर दिया क्योंकि 15 में ही आ गया था नीति आयोग। तो यह था प्लानिंग इंडिया के बारे में ना, इकोनॉमी प्लानिंग जितना इंडिया में हुआ है
तो इसमें मेन हम लोग को क्या याद रखना है कि प्लान्ड हॉलीडे कब हुआ था, गरीबी हटाओ का नारा कब मिला था, किस मॉडल का क्या नाम है ना, किस प्लानिंग का किस मॉडल के नाम पे दिया गया, इस तरीके से। तो इसी के साथ वीडियो आज का समाप्त होता है। वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।